आ गई हूँ आज का आपका वीकली न्यूज एनालिसिस लेके। हमारा यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि हमारा AERB का फुल फॉर्म क्या होता है। सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए ये जो आपका स्टेप है वो आपका लिया गया है वाया गवर्नमेंट। जब आपकी महिला आपकी लोन लेने के लिए जाती हैं तो वो अभी भी सीवियरली हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। Hello to all my dear students. Welcome to this amazing platform of PW CLAT. अब मैं आ गई हूं आज का आपका वीकली न्यूज एनालिसिस लेके। वीकली न्यूज एनालिसिस का डेट क्या है बेटा? आज हम लोग कवर करेंगे 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई का जो भी आपका वीकली करंट अफेयर्स है उसको, ठीक है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट अप विद आवर टुडेज सेशन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या जो हमारी इंटरेस्टिंग न्यूज है वो हमारी आई है 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। और सबसे पहले आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिलता है, वो है हमारा AERB को ने आपका लाइसेंस दे दिया है टू इंडिजीनियस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी PHWRs एट करापार। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि हमारा AERB का फुल फॉर्म क्या होता है। AERB का जो फुल फॉर्म है वो हमारा होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। मतलब बेसिकली जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी को जो बॉडी आपकी रेगुलेट करती है इंडिया में, उसको हम लोग AERB कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHWR? दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो आपका न्यूक्लियर बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे अगर देखोगे ये पूरे न्यूज को, तो AERB ने आपका दो इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया 700 मेगावाट एनर्जी, जब आप लोग देखोगे WE इसका क्या हो जाएगा आपका इसका आपका हो जाएगा मेगावाट एनर्जी, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रिक, ठीक है, या जिसको आप मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो। तो AERB ने आपका लाइसेंस दे दिया है दो इंडिजीनियस 700 ये MWE PHRB को। कहाँ पे दिया है? करापार पे दिया है आपका। तो इंडिया का जो आपका न्यूक्लियर रेगुलेटर है, मैंने बोला था कि ये न्यूक्लियर रेगुलेटर है AERB, उसने आपका लाइसेंस दे दिया है आपके दो मेड इन इंडिया दैट इज इंडिजीनियस 700 MEW PHWR एट खड़गपुर को, जो इंडिया का आपका न्यूक्लियर एनर्जी को एनहांस करेगा, जो इंडिया के आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को आपका एनहांस करेगा। इंडिया का आपको सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए ये जो आपका स्टेप है वो आपका लिया गया है वाया गवर्नमेंट। AERB ने आपका ग्रांट किया है 5 ईयर लाइसेंस। क्या ग्रांट किया है बेटा? AERB ने आपका 5 साल का लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया है फॉर द ऑपरेशन ऑफ यूनिट 3 and 4 एट करापार एटॉमिक पावर स्टेशन दैट इज कैप्स पे। ठीक है, कैप्स का फुल फॉर्म याद करना, इट इज इंपॉर्टेंट। अब जो दोनों रिएक्टर हैं, इन दोनों रिएक्टर में आपका 700 मेगावाट एनर्जी का आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो आपका डेवलप किया गया है, जो आपका डेवलप किया गया है मेक इन इंडिया, मतलब वो आपके इंडिया में ही डेवलप किया गया है। अगर हम बात करते हैं कैप्स यूनिट 3 का, दैट इज कैप्स ये कैप्स 3, अगेन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका कि यूनिट 3 और यूनिट 4 और ऑफ द करापार एटॉमिक पावर स्टेशन को आपका लाइसेंस जो है वो आपका दे दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, है ना। तो ये आपका कैप्स 3 को जो आपका लाइसेंस ग्रांट हुआ था, इसको जो आपका ऑपरेशनल क्लियरेंस ग्रांट हुआ था वो आपका हो गया था अगस्त 2023 में। और कैप्स 4 को जो आपका ऑपरेशनल क्लियरेंस ग्रांट हुआ था वो आपका हुआ था अगस्त 2024 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ये लाइसेंस जो है वो इन्वॉल्व करता है रिग्रेस मल्टी टियर सेफ्टी, मतलब ये जो आपका लाइसेंस दिया गया है कैप्स 3 यूनिट को और कैप्स 4 यूनिट को, इसमें आपके पूरे जो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको आपका रिव्यू में रखा गया है नियरली फॉर ओवर 15 ईयर्स। देखो जी, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो आपका बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है एक देश को, और जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया को, तो इसके लिए आपका पूरा प्रिकॉशंस जो है वो रखा गया है। उसके बाद कैप्स 3 यूनिट और कैप्स 4 यूनिट को आपका परमिट दिया गया है, आपका ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया कि ठीक है जी अब आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इससे इंडिया का आपका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है बेटा वो आपका बढ़ जाता है।
अगर हम बात करें तो रिव्यू कवर करता है इंटायर रिएक्टर लाइफ साइकिल, मतलब कि जो आपका जो रिएक्टर है जिसको आपका सेट किया गया है न्यूक्लियर ये प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, उसका पूरे लाइफ साइकिल को आपका कवर किया गया है रिव्यू में, कि जो उसका पूरा लाइफ साइकिल है आपका 15 साल का, उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी, जिसमें कि आपका सिटिंग हो गया, डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैप्स 3 एंड कैप्स 4 हो गया, कमीशन जो आप करोगे कैप्स 3 एंड कैप्स 4 का, वो सारी चीजों पे आपका प्रॉपर रिव्यू जो है वो आपका दिया गया है। एक्सपर्ट जो आपके टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसका, कैप्स 3 और कैप्स 4 जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है उसका आपका डिजाइन और उसका सेफ्टी वैलिडेशन। अगर हम बात करें तो एनपीसीएल ने आपका अभी उसका ये एनपीसीआईएल का आपका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है कि भैया ये क्या बोलते हैं, ताकि आपका 10 और 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक PHWR जो है वो आपका बनाया जा सके। अगर हम बात करें अबाउट द डिटेल इनसाइट, तो ये जो आपका लाइसेंसिंग है ऑफ द फर्स्ट इंडियाज इंडिजीनियस, मतलब ये जो आपका लाइसेंस दिया गया है इंडिया में, ये आपका पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है जो आपके इंडिया के टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, मेड इन इंडिया है बेसिकली, जो आपका डेवलप करता है 700 मेगावाट एनर्जी ऑफ PHWR, इज अ लैंडमार्क फॉर द कंट्री सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक लैंडमार्क प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है हमारे देश के कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। ये रिएक्टर जो है वो आपके अंडरवेंट गए हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज आपका सेफ्टी लेवल आपके बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है, और ताकि अगर जब ये ऑपरेट होना शुरू हो तो उसके लिए कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स जो है वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, और ये हमारा न्यूज क्या है, वुमेन MSME स्टिल स्ट्रगल क्रेडिट डिस्पाइट स्कीम। देखो यार, ये जो आपको न्यूज़ है ना, ये आपको ये बताएगा कि हमें आपका ये क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में, ठीक है जी, हमने महिलाओं के लिए स्कीम तो बना दिया, लेकिन क्या MSME सेक्टर में महिलाओं का उतना योगदान चल रहा है? क्या जो हम स्कीम्स निकालते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो हैं वो आपका काम करें, महिलाएं अपना आत्मनिर्भर बने, क्या महिलाएं एक्चुअली में आत्मनिर्भर बन पा रही हैं? क्या स्कीम उनको मिल पा रहा है? क्या ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग अभी इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसे तो जो MSME है वो आपका 30% इंडिया के GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन वेमेन लेड जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अभी भी आपका प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल रहा है, अभी भी वो आपका अंडर रिप्रेजेंटेड चल रही है। बहुत सारी आपकी पॉलिसीज बनाई गई हैं, बहुत सारा इंसेंटिव जो है वो आपकी वुमेन्स के लिए निकाला गया, बट क्या वो महिलाओं तक पहुंच पा रहा है? द आंसर हियर इज अ बिग नो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो डिस्पाइट न्यूमरस गवर्नमेंट स्कीम, भले बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट स्कीम क्यों ना आ गई हो जो आपके वेमेन लेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दैट इज MSME को आपका वो प्रमोट करता है, लेकिन अभी भी आपका फॉर्मल क्रेडिट जो है ना, जो आपका फॉर्मल क्रेडिट दिया जा रहा है, जो आपका जब आपकी महिला आपकी लोन लेने के लिए जाती हैं तो वो अभी भी सीवियरली हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। बेटा पता है क्या, हम ना हमेशा वेमेन का कि भैया क्या बोलते हैं कि हमें महिलाओं की प्रगति चाहिए, हम ये नारेबाजी तो करते हैं, हम उनके लिए स्कीम्स ही बनाते हैं, बट क्या वो स्कीम का फायदा उन महिलाओं तक पहुंच पाता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। द आंसर इज अ बिग नो, है ना। उसके बाद यहाँ पे यही बोल रहा है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो आपके प्रमोट किए हुए हैं, वेमेन लेड आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, लेकिन अभी भी आपका एक्सेस टू फॉर्मल, अब यार तुम बोल रहे हो कि महिलाएं व्यापार स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए महिलाओं को मुद्रा तो चाहिए, क्या वो मुद्रा जो है वो उनको मिल रहा है लोन के फॉर्मेट में? बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है ना। उसके चक्कर में आपका अंडर परफॉर्मेंस और जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है वुमेन्स का, आपका बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिलता है, और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में आपको उनको फाइनेंशियली लिटरली एक्सक्लूड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द की हाइलाइट्स, तो वेमेन ओन्ड MSME जो है वो आपकी 20% रजिस्टर्ड MSME है, मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो MSME है वो 30% इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट करता है। 100% का जो MSME इंडस्ट्री है उसमें से 20% महिलाओं के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन बात ये है कि लेकिन जो आपका टर्नओवर आ रहा है इस 20% आपके MSME से जो आपका वुमेन लेड है वो मात्र बस आपका 10% है।
वेमेन जो है वो आपका 30% क्रेडिट गैप जो है वो फेस करती है। अब आपका आएगा कि भैया मैडम जरा बता दो क्रेडिट गैप का मतलब क्या होता है। तो बेटा जी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट गैप क्या होता है कि जितना आप क्रेडिट मांगते हो, है ना, और जितना आपको अमाउंट एक्चुअली डिस्पर्स किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। मतलब मैं गई हूं मांगने के लिए आपके 1 करोड़ का लोन, मुझे दिया बस 20 लाख, जो आपका 80 लाख है वो मेरे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में क्रेडिट गैप है। मतलब महिलाएं जितना पैसा मांगती हैं अपने बिजनेस के लिए, उतना पैसा जो है उनको दिया ही नहीं जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि लोगों का थोड़ा ट्रस्ट जो है वो आपका थोड़ा सा मतलब डगमगाया हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि वेमेन जो है वो आपका 35% क्रेडिट गैप फेस करती है, जो हायर है 20% गैप फॉर मेन, है ना। मतलब आपका हाई मतलब कि मेंस जो हैं वो आपके 20% इससे कम गैप जो है वो फेस करते हैं। तभी तो लिमिटिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है वुमेन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अब बहुत सारी आपकी योजना निकाली गई है, जैसे कि आपका पीएम मुद्रा योजना जो है उसके अंदर वेमेन को आपका वेमेन जो है वो 64% अकाउंट होल्ड करती है। लेकिन जो 64% महिलाएं जो अपना अकाउंट होल्ड करती हैं पीएम मुद्रा योजना में, मतलब कि जिनका आपका अकाउंट खाता बना हुआ है, क्या उनको सैंक्शन फंड मिलता है? द आंसर इज नो। ओनली 41% ऑफ द वुमेन जो है उनको आपका खाता में पैसा जो है सैंक्शन फंड जो है बेटा वो आपका रिसीव होता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइज जो है वो आपका लीड किया जाता है वुमेन के द्वारा, जो आपका 70.5% उद्यम असिस्टेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे आपका है। हम अगर देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, लैक ऑफ कोलैटरल मतलब गिरवी रखने का सामान, है ना। महिलाओं को जनरली आपका ये क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आपका नहीं प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फाइनेंसिस के बारे में स्टडी जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। उनके पास कोई गिरवी, कोलैटरल को कहते हैं हम लोग गिरवी रखना, तो लैक ऑफ कोलैटरल जो है वो हमें देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल बायस जो है वो बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। मतलब अगर वहीं पे कोई मेन जाके लोन मांगे तो उनको तुरंत दे दिया जाएगा, लेकिन अगर महिला लोन मांगने जाएगी तो उस महिला को आपका क्रेडिट गैप से सफर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा वहां पे क्या बोलते हैं, नहीं तो बहुत सारे चक्कर जो है वो वुमेन को लगाने पड़ जाएंगे बस एक लोन के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल बायस जो है वो कहीं ना कहीं आपका फंड जनरेशन के लिए, एक्सेस के लिए हिंडर कर देता है एक आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर। आरबीआई ने आपका रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया है 5.5%। ठीक है, 5.50%। अब होगा कि मैम व्हाट इज रेपो रेट। देखो आरबीआई भी आपका लोन देता है बैंक को, ठीक है। अब यहां पे आप बात समझिएगा, आरबीआई ने आपका लोन दिया एसबीआई को। अब आरबीआई लोन देगा तो आरबीआई तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही ना, तो आरबीआई ने आपका कम इंटरेस्ट चार्ज किया एसबीआई को। ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई भी अब जो आगे लोगों को लोन देगा वो भी आपका किस में देगा, कम आपके क्या बोलते हैं कम इंटरेस्ट पे देगा। मतलब कि क्या है कि आप ज्यादा लोन जो है एसबीआई से आप ले पाओगे। ठीक है, अगर मान लो वहीं पे आरबीआई अगर एसबीआई को आपका, आरबीआई जो है अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपका हायर अमाउंट पे आपका पैसा जो है वो गिरवी पे रखने को देता है। ठीक है, आरबीआई एसबीआई बोलता है कि साहब थोड़ा पैसा दे दो मुझे, आरबीआई वालों को जाके बोलता है, अरे बोलता ठीक है जी देंगे पैसा, लेकिन भैया हमारा तो इंटरेस्ट हाई रहेगा। ऐसे बोलेगा ठीक है दे दो, दे देंगे तुमको इंटरेस्ट हाई पे। अब एसबीआई के पास अगर पैसे आरबीआई से अगर हायर इंटरेस्ट पे आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है एसबीआई भी वो पैसा आगे लोगों को अपने हायर इंटरेस्ट पे देगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट जो है लोन्स का वो बढ़ जाएगा और लोग जो है वो कम आपका लोन जो है वो बैंक में लेने जाएंगे। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर आरबीआई अगर किसी बैंक को, उस बैंक में आपका नाम एसबीआई का भी हो सकता है, एचडीएफसी का भी हो सकता है, एक्सिस का भी हो सकता है ना, केनरा बैंक का भी हो सकता है ना। तो अगर वो आरबीआई अगर किसी भी आपके बैंक को, है ना, वेदर बी द गवर्नमेंट बैंक और वेदर बी द कमर्शियल बैंक और वेदर बी द प्राइवेट बैंक, अगर उसको वो लोन देता है और आरबीआई अगर लोन देता है उन बैंक को कम इंटरेस्ट पे, कम रेपो रेट पे, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग जो हैं वो अब आपके इन बैंक से आपका लोन ले सकते हैं, बिकॉज ये बैंक जो है वो भी आपका आगे कम दाम पे लोन जो है वो आपका देंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो डिक्रीज किया है 5.5% से, ताकि आपका जो लिक्विडिटी है, ताकि और ज्यादा जो पैसा है कमर्शियल बैंक जो है वो आपका दे पाए लोगों को उधार पे, ताकि आपका इंटरेस्ट कम पे दे पाए, ताकि ज्यादा लोग जो हैं वो लोन ले पाए अपने बिजनेसेस के लिए। वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को आपका ट्वाइस
आपका बैंक विजिट करना पड़ता है लोन को सिक्योर करने के लिए, अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू मेन। अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिटेल इनसाइट, तो एमएसएमई जो है वो आपका 30% ऑफ द इंडिया जीडीपी को आपका कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन स्टिल वुमेन लेड आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अभी भी आपका क्या है, वो अभी भी आपका क्या है, आपका ये अंडर फंडेड है। डिस्पर्सल आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है लोन्स डिस्पर्सल के टाइम पे। कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका वुमेन के लोन लेने की कैपेसिटी को आपका क्या करता है, आपका ये क्या बोलते हैं, आपका डिक्रीज करता है, जो आपके वुमेन के आपके ये क्या बोलते हैं पोटेंशियल टू गेट टू बी ए एंटरप्रेन्योर आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है ना। और हमें पता है कि वुमेन्स इन इंडिया लैक द असेट ओनरशिप। देखो जी, आपकी माताश्री के पास होगा, आपकी बहन के पास होगा, इट डजेंट मीन दैट हर महिला के पास है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द वुमेन इन जनरल, है ना। तो यहाँ पे वुमेन्स के पास ओनरशिप जो है वो वैसे भी नहीं होती है। तो अगर वो चाहें कि कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए अगर वो लोन मांगने जाती हैं बैंक में, तो उनको बोलते हैं भैया कुछ गिरवी रखो जी। अब बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, नो एसेट्स आर देयर, तो उनको लोन मिलने में भी दिक्कत होने लग जाती है इस चक्कर में। वुमेन लेड एमएसएमई जो है वो आपका एक वो बहुत सारे जो इनके लिए स्कीम्स हैं वो हैं, लेकिन इनको एक डिसएप्रोप्रिएटली इनको लो फंडिंग जो है वो रिसीव होती है। इस चक्कर में इनका जो रिलायंस है इनफॉर्मल क्रेडिट पे वो उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। उद्यम पोर्टल के बारे में हमने बात कर लिया है, और लो फाइनेंशियल लिटरेसी जो वुमेन का है वो भी आपका इनके बिजनेस ये करने के जो आपके स्ट्रक्चर है उसको आपका अफेक्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट दी, मैंने आपको रेपो रेट जो है वो बता दिया है कि रेपो रेट जो है आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पे आपका मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई ने कम रेपो रेट पे आपका बोरोइंग किया है, तो फिर इसका मतलब है कि आरबीआई चाहता है कि जो बाहर की जो आपकी जनता है वो लोन लेके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करे, या अपना ये क्या बोलते हैं लोन देने के लिए आपका जो टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है आपके लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनफॉर्मल माइक्रो ये क्या बोलते हैं ये एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस दैट आर अनरजिस्टर्ड, है ना। छोटे बिजनेस जो अभी भी आपका अनरजिस्टर्ड होते हैं और ऑपरेट करते हैं आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला भी न्यूज क्लियर हो गया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस ट्रेड डील, है ना। यूएस ने अपना टैरिफ जो है वो आप लगाना शुरू कर दिया है। यूएस ने कनाडा पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ जो है वो आपका लगा दिया है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे यूएस ये ट्रेड डील। इंडिया अभी भी आपका जुलाई का जो डेडलाइन है उसको आपका टारगेट आउट कर रहा है, तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी नियरली कंक्लूजन पे हैं फॉर द मिनी ट्रेड डील, एमिट्स जब से आपका यूएस ने अपना टैरिफ थ्रेट को फिर से आपका रिन्यू कर लिया है। ये डील जो है वो आपका प्यूनिटिव आपका अवर्ट हो सकता है कि भैया कोई भी आपका पनिशमेंट वाला टैरिफ जो है वो इंडिया पे ना लगाया जाए, लेकिन अभी भी इंडिया और यूएस के बीच में जो बात आके फंस रही है वो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसको हम लोग जीएम को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, है ना। मतलब इंजीनियरिंग करके किसी क्रॉप को आपका मॉडिफाई करना, उस पे आके यूएस बोल रहा है कि भैया हम तुमको इंपोर्ट करेंगे, इंडिया बोलता है जी हमें चाहिए ही नहीं, है ना। और डेयरी इंपोर्ट्स, है ना, इंडिया खुद ही डेयरी में सफिशिएंट है, क्यों मंगवाएगा वो यूएस से। तो यहाँ पे आके बातें जो हैं वो आपकी फंस रही हैं। तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिनी ट्रेड डील जो है वो उसका यूएस के साथ हो जाए, फाइनलाइज हो जाए विद इन द कमिंग डेज, और यूएस जो है वो आपका जो टैरिफ है कि इंडिया पे जो टैरिफ लगाने की बात की थी यूएस ने लिबरेशन डे के दिन अपने, वो आपका पॉज हो जाए टू August 1, है ना। इंडिया और यूएस जो है अपना ट्रेड जो है वो शुरू कर दे। इंडिया ने अपना फाइनल प्रपोजल जो है वो आपका सबमिट कर दिया है, और इंडिया जो है वो यूएस के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने 14 कंट्रीज को आपका थ्रेट दिया है कि भैया तुम्हारे देश का तो टैरिफ हम बढ़ा रहे, लेकिन इंडिया उस लिस्ट में आपका फॉल डाउन नहीं करता है। 26% ऑफ द टैरिफ जो है वो इंडियन इंपोर्ट्स पे लगाने की बात की गई थी यूएस के द्वारा ऑन द लिबरेशन डे, जो आपका जहां पे ट्रंप ने आपका टैरिफ को आपका ये क्या बोलते अनाउंस किया था, लेकिन अभी भी वो डेट जो है वो आपका डेफर्ड आउट, वो आपका आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द कंटेज ये
कंटेशियस इशू, तो ये आपका इंक्लूड करता है जहां पे बातें फंस रही हैं इंडिया और यूएस के बीच में, तो ये आपका इंक्लूड करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे और यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट टू इन इंडिया पे। अब इंडिया ये बार बार आपका रिफ्यूज क्यों कर रहा है उसका भी रीजनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया ने रिफ्यूज किया है कि अब जो इंडिया ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, इंडिया ने बोला कि देखिए अब हम आगे फर्दर मॉडिफिकेशन जो है उसमें हम नहीं करने वाले हैं। अब जो हमने रिपोर्ट दिया है डील प्रपोजल को लेके, अगर वो यूएस क्या बोलते हैं यूएस उसको एक्सेप्ट कर ले, और इसका वेट जो है वो आपका अगस्त 1 तक किया जाएगा ताकि आपका जो फाइनल टर्म्स है उस पर आपका डिस्कशन किया जाए। बहुत ही मल्टी राउंड बायलैटरल नेगोशिएशन हुआ है कभी इंडिया यूएस में, यूएस इंडिया में, है ना, बहुत ज़्यादा मल्टी बायलैटरल टॉक्स जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में आपका हुए हैं इस टैरिफ से इंडिया को बचाने के लिए, और यूएस आपका इंडिया पे टैरिफ ना लगाए बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर हम बात करें अबाउट द डिटेल इनसाइट ऑफ दिस न्यूज़, तो आपका ये जो ट्रेड डील है इसको लेबल किया जा रहा है एज अ मिनी कैरियर सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया यूएस इकोनॉमिक टाई, है ना। ये जो मिनी ट्रेड डील है ना, ये एक तरीके से आपका एज अ कैरियर जैसा काम करेगा आपका इंडिया यूएस के इकोनॉमिक टाइज को लेके, स्पेशली जब बोथ साइड जो हैं वो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेड इरिटेंट्स को हटाना चाहते हैं, मतलब दोनों देश जो वो चाहते हैं कि जो इरिटेशन हो रही है ट्रेड को लेके उसको हटा दिया जाए अब, ठीक है। देखो इंडिया जो है वो आपका रेजिस्ट कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को लेके, स्टेम को लेके, ताकि क्यों किस लिए, इसीलिए ताकि इंडिया का जो आपका पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटल रिस्क है इन सब चीज़ों को लेके, जो हमारे फार्मर प्रोटेक्शंस पॉलिसी हैं वो आपका अफेक्ट ना हो, क्योंकि हमने अपने देश में भी आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसको हमने अप्रूव नहीं किया हुआ है, उसको हमने खुले में नहीं छोड़ा हुआ है, बहुत ही लिमिटेड अप्रूवल हमने दिया हुआ है जीएम प्रोडक्ट्स को, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द यूएस डेयरी इंपोर्ट्स, तो ये आपका क्यों बैरियर फेस कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, है ना, पर्टिकुलरली काउ ड्रिवन प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपका काउ ड्रिवन प्रोडक्ट्स है। अगर मान लो किसी और का आपका डेयरी प्रोडक्ट आ गया इंडिया में, तो वो इंडिया के आपके कल्चरल एंड रिलीजियस दोनों सेंटिमेंट्स को आपका हार्म कर देगा। तो इसलिए इंडिया भी आपको रेजिस्ट कर रहा है कि भैया हमें यूएस से ना ही डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, ना ही हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहिए कोई भी ये प्रोडक्ट जो आपको डील सबमिट की गई है, आप उस डील पे अपना हामी भर दीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक हार्डलाइन टैरिफ पॉस्चर में है जो इज एम्ड एट एड्रेसिंग द यूएस ट्रेड डेफिसिट। ये बार बार जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आपके ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो आपके अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट आया है वो टैरिफ लगाने से ही जाएगा, और ये आपका ट्रेड रिलेशन को रीबैलेंस करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली बिफोर 2029 जनरल इलेक्शंस, है ना। याद रखिएगा बेटा जी, 2029 में इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, है ना, लोकसभा के, जहाँ पे पीएम चूज किया जाएगा, और अमेरिका में भी आपके प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होगा। तो उसके पहले आपका जो ट्रम्प साहब हैं वो चाह रहे हैं कि एनी हाउ यूएस की जो इकोनॉमी है उसको वो लाइन पे ले आए, ताकि ट्रम्प जो है वो इस चीज़ को लेके प्रचार कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अगर ये डील कोलैप्स हुआ, ठीक है, और अगर इसके टर्म्स हुए अनफेवरेबल, तो इंडिया में पोटेंशियल रिस्क है कि इंडिया में टैरिफ लगाया जा सकता है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को, जैसे कि टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो हैं जहां पे इंडिया अपना एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसको ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट, नो डिसीजन yet टेकन ऑन द अपडेटिंग ऑफ एनपीआर अलॉन्ग विद द सेंसस, है ना। तो ये आपका सेंसस जो आपकी इंडिया में जो जनगणना होने वाला है उसको लेके आपका ये जो न्यूज़ है वो आपका यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रिपरेटरी मीटिंग फॉर द सेंसस 2027 जो है वो आपका रिवील करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसको आपका अपडेट किया जाएगा, जो 10 साल पहले आपका जो सेंसस बनाया गया है उसके बेसिस पे, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी एंड लीगल कंसिडरेशन जो है उसको आपका ये पोज ऑन करता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द की हाईलाइट्स, तो 2 डेज कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका हेल्ड हुआ था। डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन जुलाई 3 और 4 को ये चीज़ हुई थी, जहाँ पे आपका कौन कौन था जिसको आपका एड्रेस किया गया था बाय यूनियन होम सेक्रेटरी, जिनका नाम है गोविंद मोहन, एंड जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जिनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। ये दोनों इस 2 डे मीटिंग में आपका
प्रेजेंट थे। लेकिन इस मीटिंग में कोई भी मेंशनिंग जो है वो आपकी एनपीआर को लेके नहीं किया गया था इन दी जून 27 आरजीआई लेटर टू दी स्टेट चीफ सेक्रेटरी ऑन द सेंसस प्रेपरेशन, है ना। सेंसस का लेके क्या प्रेपरेशन चल रही है उसमें कुछ भी आपका एनपीआर दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेके कुछ भी जिक्र जो है उस लेटर में आपका नहीं किया गया था। अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस ऑफ 2027 जो है वो आपका शुरू हो जाएगा अप्रैल 2026 को। फर्स्ट फेज ऑफ दी सेंसस 2027 जो है वो आपका स्केड्यूल हो चुका है टू बिगिन इन अप्रैल 2026। जो आपके एन्यूमरेटर्स हैं, हु आर दी एन्यूमरेटर्स, जो आपका जनगणना करेंगे, जो आपका सेंसस कंडक्ट करेंगे, उनको आपका मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना सिखाया जाएगा, जिस मोबाइल एप्लीकेशन का ये इस्तेमाल करके जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे फॉर द इंडियन सेंसस। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आपके एन्यूमरेटर्स को आपकी दी जाएगी। जो ट्रेनिंग जो है इनकी शुरू हो जाएगी जुलाई 2025 से, और जब ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो इनका जो टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा अगस्त और अर्ली सितंबर 2025। मतलब कि इस साल से ये चीज़ जो है वो आपकी, मतलब अभी से इनकी ट्रेनिंग जो है, जो एन्यूमरेटर्स हैं जो आपके डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना, मोबाइल को एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, डाटा जनगणना का कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अभी से सिखाई जाएंगी। और उसके बाद इनका एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जो इनका अप्रैल और सितंबर 2025 में आपका हेल्ड किया जाएगा। जो एनपीआर है वो आपका लास्ट, जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है, इसको लास्ट अपडेट कब किया गया था? इसको लास्ट अपडेट किया गया था आपका 2015-2016 में, जिसमें आपके 119 करोड़ हाउस होल्ड के जो यूजुअल रेसिडेंट हैं उनका आपका डाटा प्रेजेंट है। जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड डाटाबेस है उसको आपका सेंसस डाटा से लिंक किया जाएगा कि नहीं, कैन बी, उसको आपका सेंसस डाटा से लिंक किया जाएगा, उसको आपके सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को शेयर किया जाएगा, ताकि सरकार ये चीज़ देख के आपका लॉस, पॉलिसीज, स्कीम्स जो है वो आपकी बना पाए और आपके लोगों का भला जो है वो आपका कर जाए। सेकेंड फेज ऑफ द सेंसस 2027 जो है वो आपका स्केड्यूल्ड है फरवरी 2027 से। फर्स्ट फेज बेटा कब होगा सेंसस 2027 का? अप्रैल 2026। सेकेंड फेज कब होगा? फरवरी 2027। ठीक है, ये आप क्या रखोगे बेटा, ये आप ध्यान में रखोगे। जो आपका इंक्लूड इस सेकेंड फेज में बेटा होगा हमारा कास्ट सेंसस, है ना। ये कास्ट सेंसस जो है वो हमारा लास्ट टाइम 1931 में हुआ था। याद रखिएगा इस बार का जो हमारा कास्ट सेंसस होने वाला है वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कास्ट सेंसस होने वाला है। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका ये एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्राई करो कि इसी बार आप क्लियर कर लो, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद रिजर्वेशन जो है वो भी आपका बढ़ सकता है इस कास्ट सेंसस के बाद। क्योंकि अभी तक जो आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है ST SC OBCs को, वो आपका, या EWS को, वो आपका दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 1931 कास्ट सेंसस, जो हमारे कॉलोनियल इन जो हमारे क्या बोलते हैं कॉलोनी ऑफ इंडिया जब आपका थी ब्रिटिशर्स का, उस टाइम का सेंसस था। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला कास्ट सेंसस जो है वो आपका होने वाला है, जो आपका सेकेंड फेज ऑफ द सेंसस में आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो आपका शुरू होगा फरवरी 2027 से, और इंक्लूड करेगा वो आपका कास्ट एन्यूमरेशंस की कास्ट जाति कितनी है, जाति कैसे है, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का आपका पहला कास्ट सेंसस होगा। कोई भी ट्रायल या प्री टेस्ट कास्ट एन्यूमरेशन को लेके अभी आपका प्लान नहीं है। इंडिकेट कर रहा है कि अभी किस मेथड से ये चीज़ की जाएगी, कास्ट सेंसस की जाएगी, उसको अभी लेटली आने वाले टाइम में आपका फाइनलाइज किया जाएगा। अभी आपका कुछ भी इसको लेके आपका फाइनलाइज नहीं है। हमने यहाँ पे बेटा कुछ टर्म्स के बारे में बात किया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में बात किया है हमने, NRC दैट इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एंड कास्ट एन्यूमरेशन। लेट्स सी कि ये होता क्या क्या है। NPR जो है वो आपका एक डाटा होता है, डाटाबेस होता है, जो आपके यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं उनका आपका हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, मतलब कि जो जनगणना है वो आपका किया जाता है। NRC क्या होता है? एक ऑफिशियल लिस्ट होता है ऑफ द वेरीफाइड इंडियन सिटीजन। याद रखना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो आपके जो यूजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है
है ना, बांग्लादेशी भी हैं जी, कुछ लोग भी हैं जो आपके यूजुअल रेसिडेंट हैं। एनआरसी उन्हीं लोगों का डाटा आपका रखता है अपने पास जो आपके वेरीफाइड इंडियंस हैं, जिनको आपकी नागरिकता मिली है, क्या बोलते हैं, कानूनी तौर पे, जिनको आपका लीगल सिटीजनशिप जो है वो आपका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द कास्ट एन्यूमरेशन, तो कास्ट एन्यूमरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑन ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट आइडेंटिटी ड्यूरिंग द सेंसस और द सर्वे, ताकि आपका सोशल पॉलिसीज जो है आपका बनाया जा सके। सोशल स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो है वो आपकी, जैसे कि मेरे को बोलेंगे तो अच्छा जी ठीक है, ये बंदी राजपूत में आती है, राजपूत की कैटेगरीज में मुझे ऐड कर देंगे, है ना, एसटीज में ये, ओबीसीज में ये, एससीज में ये, ईडब्ल्यूएस में ये लोग फॉल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कास्ट एन्यूमरेशन, सॉरी नॉट ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसीज एंड देन द जनरल कैटेगरी। तो जो आपके जाति के बेसिस पे जो आपका किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट न्यूज है आज के सेशन का वो हमारा क्या है? इंडिया अफ्रीका को साथ में काम करना चाहिए, साइड बाय साइड काम करना चाहिए, मतलब कि दोनों को इकट्ठा काम करना चाहिए, ऐसा पीएम ऑफ नाम्बिया ने बोला है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी नरेंद्र मोदी का आपका ऑफिशियल विजिट हुआ था आपका नाम्बिया, और वहां पे पीएम मोदी ने आपका एम्फसाइज किया था कि जो इंडिया है वो आपका नाम्बिया के इंडिपेंडेंस से नाम्बिया के साथ है। ऐसा ही तो भाषण देते हैं पीएम जी, है ना, क्या देते हैं कि इंडिया जो है वो आपके नाम्बिया के इंडिपेंडेंस से नाम्बिया के साथ है, ठीक है, तो ऐसे करके दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। सो इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है फॉर नाम्बिया इंडिपेंडेंस, एंड ये रीफॉर्म करता है इंडिया का कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन विद दिस आपका अफ्रीका, जहाँ पे इंडिया बोलता है कि भैया हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं इन द डिजिटल फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इंडिया ने आपके अफ्रीका में, नाम्बिया में जाके ये चीज बोली है। पीएम मोदी ने यहाँ पे आपका नाम्बियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया और रीअफर्म किया कि इंडिया का हिस्टोरिक सपोर्ट रहा है नाम्बिया को आपका डीकॉलोनाइज करने, मतलब कि नाम्बिया को आपके क्या बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने से सिंस 1946, ठीक है। इंडिया ने आपका इन्फोसाइज किया कि भैया कोऑपरेशन जो है हमारा वो होना चाहिए अफ्रीका के साथ, ना कि कंपटीशन, है ना। और यहाँ पे आपका एडवोकेट किया कि देखिए जी सबका साथ सबका विकास, है ना, कि आपका इंडिया और अफ्रीका जो है वो आपका जॉइंट ग्रोथ करे और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको आपका शोकेस करे। मोदी जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया नाम्बिया को, क्योंकि नाम्बिया जो है वो इंडिया का यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो आपका एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो उन्होंने आपका अडॉप्ट कर लिया है, और इसका लॉन्च जो है वो आपको लेटर फेज ऑफ 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया और नाम्बिया जो है इन दोनों ने आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है कि दोनों देश जो हैं उन्होंने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, किन किन सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर में, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलते हैं रिजिलियंस में, आपका इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साथ ये साइन किया, जहाँ पे इंडिया आपका अफ्रीका को आपका सपोर्ट करेगा इन सब एरियाज में, ठीक है। नाम्बिया ने आपका ज्वाइन किया है कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। ये दोनों आपके लिए याद करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पीएम मोदी को आपके नाम्बिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो आपका दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, नाम्बिया का आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ये ऑनर का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया, ये क्या बोलते हैं, ये मिराबिलिस, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि नाम्बिया से आपके पीएम मोदी को जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है उसका नाम क्या है? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। पीएम ने आपका ट्रिब्यूट आपका दिया है सैम ये नोजोमा को, जो नाम्बिया के फाउंडिंग लीडर हैं एंड ये आपके एक हिस्टोरिक फ्रेंड भी हैं इंडिया के। अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिटेल इनसाइड, तो इंडिया की जो एडवोकेसी है फॉर नाम्बियाज इंडिपेंडेंस वो आपकी कब से है? वो आपकी डेट बैक टू 1946 है एट द यूएन, जो आपका शोकेस करता है कि इंडिया कंसिस्टेंटली हमेशा आपका एंटी
कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रहा है। कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो आपकी कॉलोनाइज करने की बात करती है, इंडिया उसके हमेशा एंटी रहा है। पीएम मोदी का जो आपका स्टेटमेंट था वो री करता है कि इंडिया का जो आपका ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी है ना, इंडिया का जो आपका क्या है ग्लोबल साउथ मतलब क्या कि डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन एंड जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है भैया, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो आपका वेयर पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड हिस्ट्री एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, कि भैया हम आपकी इज्जत भी करते हैं, हम सेम इतिहास भी शेयर करते हैं, और हम में कैपेसिटी है कि हम बिल्ड कर सकते हैं, हम ऊपर आ सकते हैं। यही आपका जो मेन पार्टनरशिप है उस पे इंडिया आपका रिलाई ऑन करता है। ये जो यूपीआई इंटीग्रेशन किया गया है नाम्बिया के साथ, ये हाईलाइट करता है इंडिया का एमर्जिंग रोल, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, जो आपका इन्हांस करता है बायलैटरल फिनटेक आपका कोऑपरेशन। लेकिन दोनों देशों के साथ जो हमारा फिनटेक, जो हमारा डिजिटल पेमेंट फिनटेक सिस्टम है, वो हमें देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और इंडिया का जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा आपका राइज आउट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर अलाइन विद द इंडियाज डेवलपमेंट सेंट्रिक डिप्लोमेसी, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी क्रिएशन, है ना, कि इंडिया का जो आपका कैपेसिटी क्रिएशन है वो आपका किस पे, वो आपका स्किल्ड बिल्डिंग पे है, डिप्लोमेटिक सेंट्रिक पे है, तो या डेवलपमेंट सेंट्रिक पे आपका आता है। नाम्बिया का जो एक्सेशन है टू द इंडिया लेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये शो करता है ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, और ये इंक्रीज करता है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन बाय इंडिया इन अफ्रीका। मैंने हमेशा आपको सॉफ्ट पावर बताया, व्हाट इज हार्ड पावर, कि भैया आपने हमला कर दिया, टेररिज्म कर दिया जी, ये सब करके आपने ये क्या बोलते हैं देश कब्जा दिया। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? पॉलिसी डेवलपमेंट करके किया आपने ये काम, या फिर आपने वहाँ पे मूवीज के थ्रू, कल्चर के थ्रू, आर्ट के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, जब आप किसी देश के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हो, उसको हम लोग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो आपका सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो आपका अफ्रीका के साथ कर रहा है, ताकि दोनों का ग्रोथ जो है वो आपका हो पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ की कंसेप्ट्स जो हैं अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले आता है व्हाट इज यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। इंडिया जो है वो आपका रियल टाइम डिजिटल पेमेंट जो है वो आपका सिस्टम फैसिलिटेट करता है, जो इंस्टेंट है ना, क्या करते हो टंगटनाम, ठीक है, मतलब कि जो आपका नहीं होता कि जो आपके जीपे का जो होता है, ये 20 रुपये भेजना पटाख से भेज दिया, तो ये वाला आपका है कि इंस्टेंट पीयर टू पीयर एंड मर्चेंट ट्रांजैक्शन, जो इसको हम लोग कहते हैं यूपीआई। कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रिलीज, ये डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि एक ये इंडियन क्या बोलते हैं इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है आपका रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, मतलब कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है उसको आप डिजास्टर रिजिलियंट, मतलब कि जो आपके कोई भी अगर मान लो अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वो ये स्ट्रक्चर जो है वो उस आपके डिजास्टर को बर्दाश्त कर जाए और वो आपका भस्म ना हो जाए बेसिकली। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? बेसिकली एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट करता है बायोफ्यूल को एज अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, सो कि आप बायोफ्यूल यूज करो एज अ सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, सोर्सेस। तो गाइज या हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आपको पता है ये है मेरा क्या, ये है मेरा इंस्टा चैनल, ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे यू कैन गेट इन टच विथ मी, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। क्या क्या मिलेगा? मार्क्ड न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, है ना, मार्क्ड न्यूज़पेपर जो हैं वो आपको मिलेंगे, क्विज जो है वो आपको मिलेगा, है ना, और अभी जो मैंने सेशन लिया है वाईटी का, उसका आपको पीडीएफ जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो यू गाइज कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम channel as well. So with this guys, thank you so much for being in the session throughout the while. Your presence really matters a lot. ठीक है जी, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीक विद द ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक न्यूज एनालिसिस विद द सेम लेवल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एफर्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको आपका ये जो ये क्या बोलते हैं इस वीडियो से आपने नॉलेज भी इकट्ठा किया होगा, और ये वीडियो जो है वो आपकी पूरी की पूरी 100% एग्जाम सेंट्रिक है। मैंने ट्राई किया कि मैंने आपको हंसते खेलते मैं पढ़ा दूँ, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स बचे तो प्लीज़ पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय।